हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से श्री श्याम साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 11th के यूनिट संख्या 1 का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रसायन विज्ञान के क्या क्या महत्व हैं तथा पदार्थ के कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है उसका हमने अध्ययन किया था। जब हम पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे थे तो हमने जो रासायनिक दृष्टि से पदार्थों का वर्गीकरण किया था उसमें एक आया था अपने शुद्ध पदार्थ, एक आए थे अपने अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। जब हम शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं तो वो वहाँ वर्गीकरण करते हैं तत्व, और दूसरा वर्गीकरण कर रहे थे यौगिक। तो तत्व अपना ये था कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने, चाहे वो संख्या में एक से अधिक परमाणु हों लेकिन सभी परमाणु एक जैसे हों, तो वो तत्व कहला रहे थे। उसके अलावा जो यौगिक हैं वो दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बन रहे हैं, जैसे H2O, CO2, NH3। यदि हम बात करें H2O की, उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यदि हम NH3 की बात करें, 1 नाइट्रोजन परमाणु है और 3 हाइड्रोजन परमाणु है। इन सभी परमाणुओं ने, किसी में 3 परमाणु है, ठीक है। जैसे H2SO4 में H2 के 2, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के कितने आ गए? 4। तो 2 और 1 3 और 4 कितने हो गए? 7 परमाणु हो गए। इन 7 परमाणुओं ने मिलकर एक यौगिक का निर्माण किस प्रकार से किया है, या हम ये कहते हैं कि तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, उसे समझने के लिए रसायन विज्ञान में हमें कुछ नियम पता होना चाहिए, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। ये कहेंगे रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। आज हमें यही पढ़ना है, रासायनिक संयोजन के नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमें पढ़ना है, ठीक। तो देखो क्या है कि तत्वों से मिलकर यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसे समझने के लिए हमें रासायनिक संयोजन के नियम पता होना चाहिए। रासायनिक संयोजन के नियम है ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें आता है अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है। कौन सा नियम आता है? एक तो आता है अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है, ठीक है। एक आता है स्थिर अनुपात का नियम, एक आता है गुणित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है, स्थिर अनुपात का नियम आता है, गुणित अनुपात का नियम आता है, उसके अलावा व्युत्क्रम अनुपात का नियम आता है, और एक नियम आता है आयतन संयोजन का नियम, जो गै-लुसाक ने दिया था। इन सभी नियमों को हमें पढ़ना है। हम एक एक करके इन सभी नियमों को पढ़ेंगे। जो शुरुआती 2 नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे एंटोनी लिवासिए ने दिया, और स्थिर अनुपात का नियम जिसे जोसेफ प्राउट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जोसेफ प्राउट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कई बुकों में इन दोनों नियमों को ही सम्मिलित रूप से कहा गया है रासायनिक संयोजन का नियम। कई बुकों में 5 नियमों को सम्मिलित रूप से कहा गया है रासायनिक संयोजन का नियम। हमें 5 नियमों के बारे में अध्ययन करना है। तो देखना क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। ये नियम क्या है? देखो क्या है, सबसे पहले तो हम ये कहें कि इसे दिया किसने, तो इस नियम को जिसने दिया था वो था एंटोनी लिवासिए। एंटोनी लिवासिए या लिवासियर, ठीक है, एक ही बात है। जो एंटोनी लिवासिए था ना, यही अपना जो रसायन विज्ञान के पिता हैं, रसायन विज्ञान के पिता या फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लिवासिए को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक। उसके अलावा नियम तो दिया एंटोनी लिवासिए ने, और एक वैज्ञानिक और थे लैंडोल्ट। जो लैंडोल्ट था ना, इसने इसका किया प्रायोगिक सत्यापन। क्या किया? प्रायोगिक सत्यापन। यानी दोनों नाम, जो एंटोनी लिवासिए और ये है लैंडोल्ट, ये दोनों ही नाम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से संबंधित हैं, ठीक है। देखो नियम क्या है, नियम बहुत इजी है, जैसा नाम से लग रहा है, द्रव्यमान संरक्षण, यानी द्रव्यमान का क्या रहेगा? संरक्षण रहेगा। नियम ये होता है कि द्रव्य को, किसी भी द्रव्य को न तो नष्ट कर सकते, न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही बना सकते हैं, न ही बना सकते हैं। नियम ये है, किसी भी द्रव्य को न तो बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। अब हम अपनी तरफ से ये भी जोड़ सकते हैं, किसी भी पदार्थ को या किसी भी परमाणु को,
ठीक है, वहाँ भी यही नियम लागू होता है। नियम ये है, किसी भी द्रव को न तो द्रव्य को, द्रव यानी लिक्विड नहीं है, द्रव्य यानी मैटर है, पदार्थ है, उसे हम न तो बना सकते न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमने कहा ए और बी, ठीक है, दोनों ने मिलकर सी बनाया है, तो इस तीर के निशान से जो पहले होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रियाकारक। क्या कहते हैं? क्रियाकारक। और जो बाद में बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो इस नियमानुसार ये होगा कि मान लो क्रियाकारक ए है ना, ए है वो हमने 2 ग्राम लिया है, कितना लिया है? 2 ग्राम। बी हमने कितना लिया है? 4 ग्राम। तो जो सी बनेगा ना, उस सी का जो वो बनेगा वो कितना बनेगा? 6 ग्राम। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। देखो क्या है, हमने 6 ग्राम क्रियाकारक लिए, उससे जो उत्पाद बना है उसमें भी उत्पाद का जो वजन है वो कितना आया है? द्रव्यमान कितना आया है? 6 ग्राम आया है। तो नियम अपना यही है कि जितना क्रियाकारकों का द्रव्यमान है उतना ही किसका द्रव्यमान रहता है? उत्पाद का द्रव्यमान रहता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं, मान लो H2 और Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ने आपस में मिलकर मान लो 2 मोल HCl के बनाए हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसके बनाए हैं। तो यदि हम यहाँ परमाणुओं की संख्या की बात करें तो यहाँ कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। यहाँ भी कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि परमाणुओं की संख्या भी न बदलती है, बदलती नहीं है। तो यहाँ कुल 4 परमाणु है ना, तो यहाँ भी इसमें 4 परमाणु होंगे। जैसे HCl के 1 मोल में 2 परमाणु है, 1 हाइड्रोजन के 1 Cl के, तो 2 मोल में कुल कितने परमाणु हो गए? 4 परमाणु हो गए। ये नियम कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसने किसने दिया है? एंटोनी लिवासिए ने दिया है। साफ शब्दों में हम ये कहते हैं क्रियाकारक और उत्पाद का द्रव्यमान है वो बराबर रहता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज बदल जाती है, इसमें द्रव्यमान तो बराबर है लेकिन बदलता है जो क्रियाकारक और उत्पाद का है ना, आपस में जो नेचर है या हम कहते हैं प्रकृति है या हम कहते हैं गुण है, वो बदल जाता है। जो गुण इसके हों जरूरी नहीं है उत्पाद के भी वही गुण हों। ठीक है, तो नियम ये हो गया एंटोनी लिवासिए ने। अच्छा देखो क्या है, इसका जो प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार से किया कि प्रैक्टिकल प्रूव किसने किया? जो लैंडोल्ट ने किया। लैंडोल्ट ने इस प्रकार से किया था कि इसने एक H आकार की नली ले ली। क्या ले ली? एक H आकार की नली ले ली। इसका आकार H के जैसा है। इसने क्या किया कि एक तरफ तो इसने ले लिया NaCl सोडियम क्लोराइड और एक तरफ इसने ले लिया AgNO3। ठीक है, एक तरफ ले लिया NaCl, दूसरी तरफ ले लिया AgNO3 सोडियम क्लोराइड और एक तरफ ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या ले लिया? सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या किया कि इन दोनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। तो NaCl था और साथ में क्या था? AgNO3 था। इन दोनों ने आपस में मिक्स कर दिया, दोनों को मिला दिया, तो इन्होंने बना लिया AgCl और बना लिया NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। इन्होंने AgCl बना लिया सिल्वर क्लोराइड और बना लिया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या बना लिया? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो देखो क्या है, इसने क्या किया, शुरू में जब NaCl और AgNO3 लिया तो इन दोनों का वजन तोल लिया। मान लो इन दोनों का जो द्रव्यमान था वो कितना था? 20 ग्राम। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से हिलाया। हिलाने के पश्चात जो AgCl है ना, इसका श्वेत अवक्षेप बन जाता है, PPT बन जाती है, प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो इसका जो श्वेत अवक्षेप बन गया तो इसने ये सोचा कि भाई जो क्रियाकारक मैंने लिए हैं वो किस में बदल गए? उत्पाद में बदल गए। उत्पाद में बदल गए अच्छी तरीके से मिलाने के पश्चात, उसके बाद में इनका वजन तोला या इनका द्रव्यमान लिया तो इनका द्रव्यमान भी कितना आया? 20 ग्राम। ठीक है, तो इस नियम का ये क्या हो गया? प्रायोगिक सत्यापन। क्रियाकारक इसने 20 ग्राम लिए और उत्पाद है वो भी उसका द्रव्यमान भी कितना है? 20 ग्राम। तो इस नियम का क्या हो गया? ये प्रायोगिक सत्यापन हो गया कि क्रियाकारक उत्पाद दोनों का द्रव्यमान कितना है? समान है। ठीक है, अच्छा देखो क्या है, अब एक प्रश्न दिया गया है कि जैसे मान लो NaCl है और AgNO3 है। NaCl 3 ग्राम लिया गया है, AgNO3 पता नहीं है कितना ग्राम लिया गया है। उसके पश्चात इन्होंने बनाया है AgCl और साथ में बनाया है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसका श्वेत अवक्षेप बना है और ये दोनों है ना, ये 9 ग्राम बने हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि जो
AgNO3 है जो लिया गया है, AgNO3 का द्रव्यमान बताओ। प्रश्न ये है कि किसी अभिक्रिया में या किसी पात्र में NaCl 3 ग्राम NaCl को AgNO3 के साथ मिलाया गया है, तो उसके पश्चात जो AgCl या NaNO3 का जो अवक्षेप बना है उसका द्रव्यमान 9 ग्राम है। तो ये बताओ कि AgNO3 का द्रव्यमान कितना है। तो देखो क्या है, ये 3 ग्राम और ये कितना है 9, यानी इन 3 ग्राम में ये कुछ मिला होगा और मिलने के बाद कितना आया होगा 9। तो ये कितना आ गया 9 में से ये 3 कम कर देंगे तो हम क्या कहेंगे 6 ग्राम। यानी क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि हम 3 ग्राम NaCl के साथ में 6 ग्राम क्या लें AgNO3 ले, सिल्वर नाइट्रेट लें, तो कुल कितने हो गए 9, तब जाके 9 ग्राम अपने क्या बनेगा उत्पाद बनेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, एक प्रश्न और है। प्रश्न ये था, क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट CO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया है 200 ग्राम। प्रश्न ये है कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है या दहन किया जाता है, उसके पश्चात कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस मुक्त होती है। कौन? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस मुक्त होती है। जो CO2 गैस मुक्त हुई है वो तो है 88 ग्राम और कैल्शियम ऑक्साइड बना है वो बना है 112 ग्राम। प्रश्न ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर यदि उसका दहन किया जा रहा है, उस स्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड 112 ग्राम बन रहा है और CO2 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो ये बताओ क्या यह प्रयोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है क्या? तो देखो क्या है, हम देखेंगे करता है या नहीं करता है। ये कितना है 200 ग्राम, यानी क्रियाकारक कितना है 200 ग्राम, उत्पाद भी कितना होना चाहिए 200 ग्राम। तो देखो 112 प्लस 88 ये कितना होगा 200 ग्राम, ये भी 200 ये भी 200। तो हम कहेंगे कि यह प्रयोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। यदि मान लो ये 200 होता, ये 112 होता, ये 88 नहीं होकर मान लो 80 ग्राम ही होता, अब बताओ क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन करेगा? हम कर लेंगे। 112 में 88 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 80 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 192 ग्राम ही आएंगे। 192 ग्राम ये क्या है 200 ग्राम। तो हम कहेंगे कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। नियम सिर्फ इतना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक बात ध्यान रखनी है, एंटोनी लिवासिए ने दिया, ये कहता है जितने क्रियाकारक हम ले रहे हैं उतने ही क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। क्रियाकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या रहेगा, समान। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रियाकारक के जितने परमाणु हमने लिए हैं उतने ही परमाणु किसके बनेंगे, उत्पाद के बनेंगे। लेकिन हाँ, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ उनका व्यवहार बदल सकता है, उनका नेचर बदल सकता है। देखो क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अलग व्यवहार होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का क्या होगा, अलग व्यवहार होगा। ठीक है, तो ये नियम हो गया अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद में हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे? ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, अपना दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक नियम पढ़ लिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो एंटोनी लिवासिए ने दिया था। अब हम पढ़ रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को दिया था एक तो जोसेफ प्राउट नामक वैज्ञानिक ने। किसे दिया था? जोसेफ प्राउट नामक वैज्ञानिक ने। ये जोसेफ प्राउट का नाम आपने 10th क्लास में जब आवर्त सारणी पढ़ी होगी उस जगह भी आया होगा। 11th क्लास में भी हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उस जगह भी ये जोसेफ प्राउट है उसका नाम आता है। देखो क्या है, आवर्त सारणी में नाम आएंगे, जैसे जोसेफ प्राउट का नाम आ गया, ड्यूमा का नाम आ जाता है, न्यूलैंड का नाम आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा डोवे राइनर का नाम आता है, फिर मेंडेलीव का नाम आता है, मोजले का नाम आता है। ऐसे ही वहाँ एक नाम आता है जोसेफ प्राउट का, वहाँ भी उसने आवर्त सारणी में कुछ अपना योगदान दिया है। यहाँ स्थिर अनुपात का नियम है वो भी किसने दिया? जोसेफ प्राउट ने दिया। नियम बहुत ईजी है। नियम ऐसा है कि हम किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें या किसी भी विधि से प्राप्त करें, या किसी भी विधि से प्राप्त करें या किसी भी प्रक्रिया से प्राप्त करें, उसमें यानी उस यौगिक में
तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है। तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है। ये नियम है, क्या है कि किसी भी यौगिक को हम किसी भी विधि से प्राप्त करें, किसी भी प्रक्रिया से प्राप्त करें, उसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। जैसे मान लो एक अपने पास में है कैल्शियम कार्बोनेट, उसका यदि हम दहन करते हैं तो अभी हम यही दहन करते हैं तो एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या बनता है CO2, ठीक है, CO2 बनता है, ठीक है। उसके अलावा यदि हम कार्बन का दहन करते हैं, कार्बन का दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या हम कहते हैं कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो भी क्या बन रहा है CO2 बन रहा है, ठीक। उसके अलावा जो हम श्वसन प्रक्रिया द्वारा छोड़ रहे हैं वो भी क्या है CO2 गैस है। उसके अलावा अपने जो शीतल पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, उनमें भी जो गैस भरी जाती है वो क्या है CO2 है। चाहे तो आप कोल्ड ड्रिंक से CO2 लेके आ जाओ, चाहे हम श्वसन प्रक्रिया द्वारा जो CO2 छोड़ रहे हैं वो लेके आ जाओ, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो CO2 गैस मुक्त हो रही है उसे ले लो, चाहे कार्बन का हम दहन कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उस स्थिति में जो CO2 प्राप्त हो रही है उसे ले लो। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है ना, उनका द्रव्यमान का अनुपात देखो, कार्बन का द्रव्यमान 12 है, ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16, यहाँ 2 परमाणु तो ये क्या हो गए 32, तो इनका अनुपात क्या रहेगा 16:32। इन्हें हम सरल अनुपात में करें तो ये आपस में कट जाएंगे, किससे कट जाएंगे 4 से कट जाएंगे, तो 3:8, तो अनुपात क्या रहेगा 3:8। नियम ये है कि अनुपात स्थिर रहता है। ये CO2 उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात आप या तो आप 12:32 कहो या 3:8 कहो, या कार्बन के दहन से जो CO2 बन रही है उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का जो द्रव्यमान है, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा 3:8। उसके अलावा जल है, मान लो H2O है, या हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1 होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो 2:, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, या तो 2:1 कहो या सरल अनुपात के रूप में इसे क्या कहो 1:8 कहो। आप H2O को यानी जल को कहीं से भी लाओ, RO के पानी से लाओ या नल के पानी से लाओ, कुएं के पानी से लाओ, समुद्र से लाओ, कहीं से भी लाओ H2O को, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में जो द्रव्यमान का अनुपात है वो 2:16 या क्या रहेगा 1:8 रहेगा। नियम सिर्फ इतना सा है कि किसी भी यौगिक को हम किसी भी स्रोत से किसी भी विधि से प्राप्त करें, उसमें उपस्थित तत्वों के जो परमाणु हैं, उसमें उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान है या परमाणु है, उनका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है स्थिर रहता है, ठीक है। अब देखो क्या है, एक प्रश्न है वो करना है हमें, ठीक है। तो उस प्रश्न को करते हैं और उसमें हमें ये पता लगाना है कि क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के दहन से 2.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का जब हमने दहन किया तो 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एक मिनट रुक जाओ, एक बार 2.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के दहन से 4 ग्राम MgO प्राप्त होता है। देखो क्या है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है अपना कि ये है कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, मैग्नीशियम का हमने दहन किया है, उस स्थिति में 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। यानी प्रश्न ये यहाँ से यहाँ तक क्या है कि 2.4 ग्राम हमने क्या लिया है मैग्नीशियम, उसका दहन किया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और 4 ग्राम क्या बना है अपना MgO, कितना बना है 4 ग्राम, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन लिया है, ये जो हमने ऑक्सीजन लिया है ये कितना ग्राम है पहला तो हम ये पता करें। तो देखो ये क्या है 2.4 ग्राम ये लिया है, 4 ग्राम हमने क्या बना है MgO, तो ये ऑक्सीजन कितना होगा 4 माइनस 2.4 यानी ये ऑक्सीजन कितना हो गया 1.6 ग्राम।
यदि हम यहाँ ऑक्सीजन, यदि हम यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो मैग्नीशियम का अनुपात और दूसरी तरफ किसका लिया है, ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम कितना है 2.4, अनुपात ऑक्सीजन कितना है अपना 1.6, ठीक है। ये आपस में कट गए तो ये तो कितना आ गया, किससे कटेंगे, 8 से कटेंगे तो ये तो कितना आ गया 3:2। यानी जब हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, या हम कहते हैं मैग्नीशियम का हम दहन कर रहे हैं और जो MgO बना है उस जगह, तब उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 3:2। उसके बाद में क्या कहा गया है कि एक अन्य प्रयोग में मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म किया गया है। क्या है कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना उसे गर्म किया गया है। गर्म करने से प्राप्त जो MgO प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में बनता तो क्या है CO2, लेकिन क्या दे रखा है जो MgO प्राप्त हुआ है ना उसमें Mg मैग्नीशियम, अनुपात क्या दे रखा है ऑक्सीजन, इन दोनों का अनुपात क्या है 60:40 है। फिर हमसे कहा गया है 60:40 है, तो ये बताइए कि स्थिर अनुपात का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ स्थिर अनुपात कितना आ रहा है 3:2, तो यहाँ स्थिर अनुपात क्या आ जाएगा, सरल अनुपात में ले लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 3:2। प्रश्न अपना ये था, एक बार फिर से देखना कि 2 प्रकार से अभिक्रिया कराई है। एक बार तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए हैं, तब क्या बनाया है हमने MgO बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। और ये इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को दूसरे तरीके से प्राप्त किया गया, कैसे, मैग्नीशियम कार्बोनेट के दहन से। वही नियम है स्थिर अनुपात का नियम, किसी भी यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त करें, 2 विधियों से प्राप्त कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। एक बार मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट का अपघटन किया तो क्या बना MgO। दोनों विधियों से MgO प्राप्त हो रहा है। स्थिर अनुपात जो जोसेफ प्राउट ने दिया नियम, वो ये कहता है कि दोनों में ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन परमाणु है, या मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं, दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। यहाँ देखो जो MgO बना है उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो काम में लिया गया है उसके द्रव्यमान का अनुपात क्या है, देखो मैग्नीशियम कितना है 2.4 ग्राम, जो उत्पाद बना है वो कितना बना है 4 ग्राम। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना काम में आया होगा कि हम क्या करें कि 2.4 में कितने ग्राम और ऑक्सीजन लेके कुल 4 बन जाए, तो कितना लेंगे हम 1.6 ग्राम, बन गए कितने 4 ग्राम। अब हम यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात देख रहे हैं जो हमने लिया है, मैग्नीशियम कितना लिया है 2.4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 1.6 ग्राम, तो ये कितना आ गया अनुपात 3:2। अब जो दूसरे प्रयोग में लिया है उसमें 60% मैग्नीशियम है, 40% क्या है ऑक्सीजन है। इन्हें हम सरल अनुपात में ले 60 और 40 को, तो ये भी क्या आ गया 3:2, ये भी 3:2, ये भी 3:2। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रयोग में स्थिर अनुपात का जो नियम है उसका क्या हुआ है, पालन हुआ है। अभी हमने 2 नियम पढ़े, द्रव्यमान संरक्षण का, दूसरा क्या है स्थिर अनुपात का। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है जो एंटोनी लिवासिए ने दिया था और लैंडोर ने प्रायोगिक सत्यापन किया था। वो द्रव्यमान संरक्षण इतना था कि क्रियाकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, या दूसरे शब्दों में क्रियाकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या क्या रहती है, समान रहती है। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम जो जोसेफ प्राउट ने दिया था वो ये कहता है कि किसी भी यौगिक को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। ये कौन सा नियम था, स्थिर अनुपात का नियम। ये हमने एक प्रश्न कर लिया। अब बचे अपने 3 नियम है, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और एक गेल उससे का बचता है आयतन संयोजन का नियम। उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।